नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका STIS एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आपसे सिकंदर के ऊपर बनने वाले कुछ क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सिकंदर 356 ईसा पूर्व में उसका जन्म होता है मकदूनिया में। 329 ईसा पूर्व में वो राजा बनता है, मकदूनिया का शासक बनता है। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। वह भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू करता है। एक महत्वपूर्ण युद्ध जो इसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, वह झेलम नदी के तट पे सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ। यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको झेलम नदी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइडेस्पीच का युद्ध कहाँ किस नदी के तट पे हुआ था, तो कई बार जानबूझ के या गलती से या प्रेशर में लोग गलती कर देते हैं और उसका आंसर जो कि झेलम नदी का तट है, उसी का नाम ऋग्वैदिक काल या वैदिक युग में वितस्ता कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो उसे वितस्ता कहा जाता है। उसके बाद से सिकंदर मध्य भारत या उत्तर भारत के मगध प्रांत की ओर उसके धन संपदा की ओर आकर्षित होता है, और जो कि पहले भी आकर्षित था, इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, किंतु सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। उसको और उसकी सेना को लगता है कि मध्य भारत या बिहार, जो मगध प्रांत उस समय जाना जाता था, उस समय नंद वंश का शासक था धनानंद। उसकी सेना में ये अफवाह फैल जाती है कि वो बहुत ही मजबूत सेना है और वो लोग बहुत दिनों से लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था? ब्यास नदी। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पे। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन तथ्यों में हैं, इसलिए दोनों नदियों को आपको क्लियर होना चाहिए किस नदी पे क्या घटना हुई। वितस्ता नदी या झेलम नदी पे कौन सी घटना हुई? घटना हुआ कि सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ। और ब्यास नदी के तट पे कौन सी घटना हुई? क्योंकि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। उसके बाद सिकंदर वापस लौटने का फैसला लेता है और उसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। आधी सेना को उसने, या आधी से कम जो भी हो, कुछ भाग को या आधी भाग को उसने जल के माध्यम से, जिसका सेनापति उन्होंने निर्याकस को बनाया, उनके नेतृत्व में भेजा और अब खुद ही स्थल मार्ग से वापस गया। उसके सेना का सेनापति उस समय सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर जब 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस लौटता है, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उसके साम्राज्य का, जो भारतीय साम्राज्य है, उसके ऊपर सेल्यूकस निकेटर का आधिपत्य हो जाता है। आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और 4 प्रांत उसने दहेज के रूप में दिए। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिलने वाले प्रांतों में से कौन से प्रांत नहीं थे। या कई बार IAS में जब आप जाते हैं या मेंस में जाएंगे, या कई बार BCS में भी ऑप्शन में 1 to 1, 1 to 3, 1 to only 1, इस तरीके से कुछ ऑप्शन बनाए जाते हैं और कुछ स्थानों के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से दहेज के रूप में प्राप्त हुए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से 4 प्रांत प्राप्त हुए थे, या 4 स्थानों के नाम: काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। धन्यवाद। इसी तरीके से इस पे लगभग 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं 2 नदियों के ऊपर, और ये जो प्रांतों का नाम लिया हमने, इन चारों नामों को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिले थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे की कहानी को। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।